गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ संध्या मिश्रा। आज हम लोग मूक और मूक से रिलेटेड OER मूक के विषय में चर्चा करेंगे। OER मूक एक कॉन्सेप्ट है फ्री ऑनलाइन लर्निंग और फ्री टेक्स्ट बुक्स का। सबसे पहले जो मूक है वो एक नया ट्रेंड है भारत में। MOOC मूक। मूक एक तरह का ट्रेडिशन है जो कि इन्वॉल्व किया जा रहा है हर देश में, हर एक तरफ। और इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। It is a free online course that support learning of different subjects, open to anyone, every time, and it need access with the help of computer and internet. Its aim is to connect learner across the globe with educators and with each other also. ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स का है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये हर समय हर एक के लिए अवेलेबल सिस्टम है। इसका बेसिक नीड है कि नेटवर्क रहना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क रहना चाहिए। और ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि जो हमारा लर्नर को जो एजुकेटर है, जो पढ़ाने वाला है, उससे कनेक्ट करता है। इसी तरह लर्नर्स को एक दूसरे से भी कनेक्ट करता है अगर आप इंटरनेट और जो हमारा कंप्यूटर है उसके माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो मूक मुख्यतः 2 तरीके का होता है और उसका कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता आया है, लेकिन 2008 में 2 एजुकेटर्स जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया वो हैं पीटर नॉर्विग, NORVIZ नॉर्विग, एंड सेबेस्टियन थ्रम। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं और 2008 में मूक का जो आज का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इन लोगों ने हमें दिया है। इसी तरह 2 प्रकार के मूक होते हैं। पहला जिसे हम C मूक कहते हैं, C फॉर कैट, CMOOC, C मूक जो पहले तरह का लर्निंग मटेरियल है वो है कनेक्टिविस्ट। C स्टैंड फॉर कनेक्टिविस्ट मैसिव ऑनलाइन लर्निंग courses there is to join development of the course material by the student and the teacher. ये एक जॉइंट डेवलपमेंट है जो कि हमारा एजुकेटर के द्वारा और हमारे स्टूडेंट इन दोनों के द्वारा वो संभव होता है। कनेक्टिविस्ट से ये नाम है CONNECTIVIST, कनेक्टिविस्ट यानी C मूक। ये मैसिव ऑनलाइन कोर्स है जो कि टीचर और स्टूडेंट के परस्पर सहयोग के द्वारा संभव होता है। इसी प्रकार सेकेंड टाइप ऑफ मूक है X दैट स्टैंड्स फॉर क्रिसमस ट्री, X मूक। इसे एक्सटेंडेड वर्ड कहते हैं, एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। X मूक ये एक स्पेसिफाइड कोर्स होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, दूसरों से काफ़ी अलग होता है। और जैसा कि कोर्स है, कोर्स को फिनिश किया जाता है, वो एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, पर्टिकुलर फोरम होता है, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है जिसमें ये कोर्स तैयार किया जाता है। और ज़्यादातर इन कोर्सेज़ का सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है विद
विद द हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं और इसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जो भी स्टूडेंट वो कोर्स अंडरगो करता है उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ द मूक के कई सारे एडवांटेजेस हैं। हम लोग कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबके एडवांटेजेस भी होते हैं, सबके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो एडवांटेजेस हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स थ्रू सोशल नेटवर्क। हम लोग अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने सहपाठियों से भी अपना संवाद और लर्निंग की जो प्रक्रिया है, हमारे अधिगम की प्रक्रिया, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं अगर हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है। तो जो आधुनिक नेटवर्क है, वाईफाई है, डेटा है, इसके द्वारा हम अपना कनेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य एडवांटेज है, एक्सेस टू द कोर्स इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादातर मूक्स ये इसी पर्पस से बनाए गए हैं कि दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें कोई पैसा नहीं पड़ता। एट एनी टाइम एवरीबडी कैन एक्सेस एंड एनीथिंग कैन बी एक्सेस टू, कुछ भी एक्सेस किया जा सकता है। वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, खाली आपका डेटा, इंटरनेट का जो चार्जेस है वही उसी पे फ़र्क पड़ता है और ये कंटिन्यू करता है। मटेरियल इज़ एडवोकेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल्स। जो उसका मटेरियल होता है मूक का, वो प्रॉपर ढंग से, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो मटेरियल होते हैं वो प्रॉपर ढंग से एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। उसमें त्रुटि होने की, उसमें लैकुना होने की संभावना कम होती है। उनके त्रुटिहीन होने की वजह से ये मूक बहुत फेमस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगह, बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा एक्सेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अलाउज़ यू टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें हम जो दूसरी तरह की लैंग्वेजेस, जैसे अगर कोई और लैंग्वेज में हमारा मूक प्रोग्राम चल रहा है तो इंग्लिश सबटाइटल्स उसमें होती है। इंग्लिश सबटाइटल्स के द्वारा हम एक दूसरी लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं, एक दूसरी लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। तो हम एक मूक के द्वारा एक से ज़्यादा लैंग्वेज के भी एक्सेस या उसको समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। कई मूक ऐसे होते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, उनके सबटाइटल्स हमारी लैंग्वेज में होते हैं, हमारी मदर टंग में होते हैं और हम उसको पढ़ के अपना जो आगे का कार्य है वो संभव बनाते हैं, उसको समझ सकते हैं। मूक में एडमिशन सबका होता है, ये नेक्स्ट एडवांटेज है। एडमिशन टू एवरीबडी, मूक का ये नेक्स्ट एडवांटेज है, वो सभी को वो एडमिशन ग्रांट करता है मूक और वो कंटिन्यू होता रहता है। एडमिशन ग्रांट करने के लिए उसको कोई टाइम लिमिट, कोई एज ग्रुप या कोई भी लिमिटेशंस या किसी भी तरह का बैरियर नहीं फेस करना पड़ता किसी इंसान को, अगर वो मूक कोर्सेज़ के द्वारा कुछ भी पढ़ना या समझना चाहता है। फिर चूज़ अ मेजर। अगर ज़्यादातर हम लोगों के पास दिक्कत होती है, कोई बच्चे आते हैं, दे आर अनअवेयर हाउ टू चूज़ देयर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ मुख्यतः समस्या ये होती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें, कैसा सब्जेक्ट लें, ये उनके पास बड़ा विचार का विषय होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, वो एक का सब्जेक्ट लेके दूसरा तैयार कर लेता है। एक सब्जेक्ट जिसने पढ़ा है वही दूसरा ले लेता है कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया, मेरे फ्रेंड ने इस तरह की चीज़ चुनी है, हम भी आगे की पढ़ाई के लिए सिमिलर चीज़ चुनेंगे। बट ये ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको चुनना है कोई सब्जेक्ट, आप गो थ्रू होइए उन कोर्सेज़ के जो मूक के द्वारा रन किए जाते हैं। अगर आप उन कोर्सेज़ में अपने आप को इंटरेस्टिंग पाते हैं, वो कोर्स आपके अनुरूप लगता है, उन कोर्सेज़ के थ्रू होइए, उन कोर्सेज़ के पढ़िए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, इसमें और आगे पढ़ने में मेरी रुचि है, हम एक रुचि डिसाइड करते हैं, तो ये नेक्स्ट एडवांटेज है। चूज़ अ मेजर, MAG, मेजर जो सब्जेक्ट है आपका, आपके कौन से मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो हम फ्री हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हम प्लस केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फिज़िक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ समथिंग लाइक दैट कॉमर्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ हिंदी ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ऑफ आवर चॉइस। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरह की। लेकिन इन सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले आपके जो प्रेफरेबल मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ये मूव हेल्प कर सकता है।
मूक की जो कोर्सेज़ हैं उनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे, कौन सा फर्दर स्टडीज़ के लिए लेंगे, कौन से सब्जेक्ट को हम लेफ़्ट ओवर कर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे। इसे कहते हैं कि जो ऑड वन आउट है वो हम कर लेंगे और हमें आगे की प्रेफरेंस हमारी पता चल जाएगी। मूक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस हैं हायर एट्रिशन रेट। मूक पढ़ने के लिए जब हम क्लासरूम में होते हैं, क्लास एटमॉस्फेयर में होते हैं, एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उस फॉर्मल एटमॉस्फेयर में हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि वी हैव टू पे अटेंशन। अगर हम अटेंशन नहीं पे करेंगे, हम दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी चीज़ों के बारे में विचार करेंगे, तो हमें क्लासरूम से अलग समझा जाएगा और वहाँ हम कैच कर लिए जाएंगे। पर मूक एक पर्सनलाइज्ड इस टाइप ऑफ मीडियम है। जब वो पर्सनलाइज्ड टाइप ऑफ मीडियम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जब मन चाहा तो कोर्स पढ़ा, इफ़ वी आर नॉट विलिंग हमने कोर्स ऑफ कर दिया। तो जो एट्रिशन रेट है वो बहुत हाई है। लेकिन जब कई सर्वे हुए, कई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किए कि मूक का रेट क्या है, मूक की परसेंटेज क्या है, सर्वे में जो इंटरेस्टिंग मूक ग्रुप्स हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, जो टीनेज और बड़े विद्यार्थियों के लिए इंटरेस्टिंग है, उन कोर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी पाई गई। उसमें एट्रिशन रेट ज़्यादा नहीं पाया गया, छोड़ने का रेट ज़्यादा नहीं पाया गया। तो मूक छोड़ने के लिए ये रेट तभी ज़्यादा हो सकता है जब हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने मन के हो जाएंगे, हम विलिंग नहीं हैं कि हम पढ़ें, इस समय पढ़ें, और इस तरह करके हम आलस से, जिसे कहते हैं आलस से करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे चलाते जाते हैं, तब हमारा ये रेट हाई हो जाता है। और इसके लिए हम फ़ीस नहीं पे करते। दूसरा नेगेटिव कारण क्या है, हम इसके लिए फ़ीस नहीं पे करते हैं और हमारी मेंटालिटी है जिसके लिए हमने पे नहीं किया है उस चीज़ को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उस चीज़ को छोड़ते हैं जिसके लिए हम कुछ पे करते हैं, हम उसको थोड़ी सावधानी और थोड़ी स्किल के साथ, थोड़ा दिमाग लगा के, और ये कहते हैं कि इसमें मेरा पैसा खर्चा हुआ है, हम उसको फॉलो अप करते हैं। लेकिन मूक के साथ ऐसा नहीं है, ये फ्री कोर्स है। अगर आपके पास बहुत कंसंट्रेशन नहीं है, आपके पास विलिंगनेस नहीं है, तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू नहीं हो सकते हैं। और आप जो है आपको कोई इनकरेज करने के लिए नहीं होता है, कोई फिज़िकल जो आपका सामने फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होता आपका ट्यूटर एजुकेटर, तो आपको इनकरेज करने के लिए, आपको फीडबैक देने के लिए भी कोई नहीं होता। तो ये कोर्सेज़ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। नेक्स्ट है नॉट मेंट फॉर द स्टूडेंट्स विद सम डिसेबिलिटीज़। कुछ स्टूडेंट में डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए मूक अच्छा नहीं है, मूक कोर्स ठीक नहीं है। डिसेबिलिटी कई तरह की हो सकती हैं। सबसे मुख्य डिसेबिलिटी है ब्लाइंड, जो मूक कोर्स के लिए बाधा है। जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट है तो वो एक मूक कोर्स को कैसे गो थ्रू होगा, उसको ब्रेल लिपि में विद टच मेथड से ही वो कुछ पढ़ सकता है। तो मूक इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर सच स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है मूक। और अभी भी आगे रिसर्च होनी बाकी है कि कैसे इन सब डिसेबिलिटीज़ के साथ मूक को हम सब के लिए पर्पसफुल और हेल्दी और अवेलेबिलिटी उसकी कैसे हम कंटिन्यूअस रख सकते हैं सबके लिए अलाइक। नो स्पेशल अटेंशन, किसी भी डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल अटेंशन हम लोग नहीं पे कर सकते, क्योंकि कोई फिज़िकली ट्यूटर या फिज़िकली आपके साथ नहीं पड़ा हुआ है। अनेबल टू पे अटेंशन, नो, इसमें मूक में बहुत बड़े कोर्सेज़ में कोई एनिमेशन नहीं होता, वीडियोस नहीं होते, क्लिप नहीं होते, ड्रामेटाइज नहीं होता। जब कोई चीज़ ड्रामेटाइज नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते, बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, बहुत सारी स्टोरीज़ नहीं होती, एंड मैनी लाइक दैट, जो हम इंसानों को एक साहित्य या किसी और के रूप में पसंद है, अगर वो चीज़ें नहीं होती, वो लैक करती है, तो हम उन कोर्सेज़ को रन करने में, उन कोर्सेज़ को कंटिन्यू करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। और एक एपिसोड टाइप से अगर आप हेल्प करेंगे तो उसमें एक एपिसोड कोई भी होता है तो उसमें डिफरेंट तरह के
मसाला कहना चाहिए, मसाला मिलते हैं कि वो रस है विभिन्न तरह के, कभी वो इमोशंस हैं, इमोशंस के चेंज है, कभी कॉस्ट्यूम चेंज है, कभी बैकग्राउंड चेंज है, तो हम वो हाफ एन आवर का प्रोग्राम देख लेते हैं। अगर वो एपिसोड की तरह नहीं होता है, मूक इज़ अ वेरी बोरिंग एंड सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी विद राइटिंग एंड सम लेक्चर्स गोइंग थ्रू, तो वो मूक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता बच्चों के लिए, और उसमें काफ़ी व्यवधान आते हैं। मूक कोर्सेज खाली कोर्स मटेरियल के रूप में एक अच्छा साबित हो सकता है। इन कोर्सेज़ को साइन करने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती, एनीवन कैन एक्सेस एट एनी टाइम। तो इन कोर्सेज़ को साइन करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई उन कोर्सेज़ को साइन अप करके तब वो अवेलेबल, वो कोर्स उनके लिए अवेलेबल। धीम एक और कॉन्सेप्ट समय के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हमारे पास मूक कोर्स है, वैसे ये एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सिमिलरली आगे की ओर बढ़ा है, उसे OER कहते हैं। तो कुछ OER मूक्स भी कहलाते हैं। OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। वंस अगेन आई एम सेइंग कैपिटल O, कैपिटल E, कैपिटल R, OER। OER मूक, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। अब OER और मूक क्या है, क्या वो इंटर रिलेटेड हैं, वो कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे क्या उनकी पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कैसे उसको हैंड ओवर कर रही हैं, कैसे कंटिन्यू कर रही हैं, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड रूप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो OER मूक है वो सिलेबस में भी है, बीएड सिलेबस में भी है OER मूक। It turns out that there are two perspectives on MOOC as a product can be called OER. MOOC के दो पर्सपेक्टिव हैं। एक MOOC जो कोर्स कंटिन्यूअस रहता है, कोर्स गो थ्रू होते हैं, और उसको जो है हम पैसे, जैसे पैसे होते हैं हमारे पास, हम पैसे लगातार खर्च करते रहते हैं। कुछ पैसे हमारे पास बैंक में होते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे ये पैसे कम पड़ते हैं तो हम वहाँ से निकालते हैं। जब हमें ये महसूस होता है कि हमें कुछ और उसकी पॉजिटिविटी या उसमें और प्लस करने की आवश्यकता है, तो हम बैंक से वो पैसे निकाल के उसमें इनपुट कर देते हैं। तो हमारे पास जब ये उसी तरह मूक जो OER है वो एक तरह का प्रोडक्ट है। जब मूक हम इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो ऑनलाइन कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम की तरह कंटिन्यू रहे, वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन वो OER तब कन्वर्ट में हो जाता है, एक प्रोडक्ट के रूप में जब मूक कन्वर्ट होता है तो OER हो जाता है। जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं लगातार तो उसको कोर्स के रूप में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी खाली हासिल करना होता है, तो हम मूक को एक एजुकेशनल सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उन मूक्स को जब हम एजुकेशनल सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो OER हो जाते हैं, दैट मीन्स ओपन एजुकेशन resources. Now MOOC is going beyond OER and is enabling open education. MOOC खाली OER नहीं रह गए हैं, MOOC उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। OER MOOC का एक पार्ट है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज MOOC का एक पार्ट है। MOOC को उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, वो इसका एक पार्ट है। बट MOOC उसके आगे बढ़ चुका है, वो ओपन एजुकेशन का एक बेस लाइन हो गया है, ओपन एजुकेशन का एक सिस्टम हो गया है, ओपन एजुकेशन का एक जिसे कहते हैं, जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है ओपन एजुकेशन की, उसका बेस के रूप में MOOC आगे बढ़ रहा है। OER नॉट सेम एज अ लर्निंग। MOOC में हम लर्न करते हैं, कंटिन्यूअस उसके साथ ग्रो करते हैं, लेकिन OER एक लर्निंग नहीं है, ये केवल एक रिसोर्स है। रिसोर्स मीन्स हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमने उस हिस्से को उठाया एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ OER फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल टीचिंग लर्निंग। जो OER हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे हैं जो कि फ्री हैं फॉर द पब्लिक।
पब्लिक के लिए फ्री हैं, पब्लिक किसी भी वक्त उनको एक्सेस कर सकती है OER को, और वो अपने रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। OER मटेरियल हमेशा पब्लिक डोमेन में पड़े रहते हैं, और कभी कभी उनको or have been released under an intellectual property license that permits their free use and purposing by others। कभी कभी वो इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी लाइसेंस के अंतर्गत भी रिलीज़ किए जाते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER कभी कभी रिलीज़ किए जाते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लाइसेंस के अंतर्गत। जब वो रिलीज़ किए जाते हैं तो वो उसके साथ ये परमिशन भी होती है कि ये कोई भी इंसान देख सकता है और उसको आगे अपने दूसरे पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम कोई डिज़र्टेशन या PhD करते हैं। जब हम PhD या डिज़र्टेशन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ कई प्रॉब्लम होती है। जब हम कोई चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, हमने उसका नेचुरल या कंटेम्प्रेरी डेटा एनरोल कर लिया। अब वो कंटेम्प्रेरी डेटा पिछले डेटा के साथ कैसे मैच करता है, किस ढंग से वो आगे बढ़ता है, किस ढंग से वो उसको हिंडर नहीं करता है या किस ढंग से उससे अलग है, इसको जांचने के लिए हम प्रीवियस डेटा के पास जाते हैं। प्रीवियस डेटा हमको कहाँ मिलता है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज से मिलता है। जब हम पुराने डेटा को रिस्टोर करते हैं और फिर नए डेटा से उसको कंपेयर करते हैं, जब हम उसको नए डेटा से कंपेयर करते हैं तब हमको पता चलता है जो हमारा कंटेम्प्रेरी डेटा है इट इज़ गुड और नॉट सो गुड, हमारा अच्छा है कि नहीं है। तो इस तरह जो OER मूक है वो हमारे लिए रिसोर्स का काम किया, हिस्टोरिकल रिसोर्स का, जो पिछली हिस्ट्री हो गई हमारी, जो समय बीत गया उसके रिसोर्स के रूप में काम किया और हमारे पास उसके उस नए डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए हमारे पास उपस्थिति हो गया। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका किसी और फर्दर पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। For example, instructors may download the material, tailor it to one's course, have a copy locally to save। जैसे हम रिसर्चर हैं, हम इंट्रोडक्टर हैं या हम एजुकेटर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर जो पब्लिक डोमेन में पड़ा है OER, उससे कुछ हिस्सा ले लेंगे जो हमारे पर्पस का है, उसको टेलर कर लेंगे। यानी कि जो हिस्से हमारे पर्पस का है उसको हमने उठा लिया एंड टेलर्ड इट, हम उन हिस्सों को जोड़ लेंगे, उस हिस्सों को अपने हिसाब से सिल लेंगे, अपने हिसाब से रख लेंगे। इसका मतलब है अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से और हमारी आवश्यकता के अनुसार से उसको हम रख लेते हैं, उसको टेलर कर लेते हैं, और जैसे हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है हम उसको ठीक उसी प्रकार से यूज़ कर लेते हैं कि कैसे हम उसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको आगे इस्तेमाल करेंगे। तो OER को अपने ढंग से इस्तेमाल करके, अपने ढंग से यूज़ करके उसका कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट में उसको इस्तेमाल करने की छूट होती है। इसमें कोई रोक नहीं होती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। विद वंस स्टूडेंट एंड शेयर इट बैक आउट विद, वो जो भी वो टेलर करता है नए कोर्स के रूप में, वो OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स, उसको वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता है, और इसके साथ वो एक नए रिसोर्स के रूप में भी उसको पब्लिक डोमेन में उस पर्टिकुलर जो उसने टेलर किया है जो भी सब्जेक्ट, उसको डाल सकता है। OER कैन इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स, कोर्स मटेरियल्स, फुल कोर्सेज, मॉड्यूल्स, स्ट्रीमिंग वीडियोज़ and practical or teaching used to support access to know knowledge। जो OER है वो कई तरीके के हो सकते हैं। OER में इंक्लूड हो सकता है टेक्स्ट बुक, जो कि ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। कई तरह के कोर्स मटेरियल्स हैं जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, फुल टर्म कोर्सेज भी हैं, वो दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। मॉड्यूल्स, तो कई तरह के मॉड्यूल्स हैं जो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उसको स्पॉट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं वो मॉड्यूल्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे मॉड्यूल्स भी हमारे पास है। स्ट्रीमिंग वीडियोस, कई वीडियोस ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती रहती है उन वीडियोस की, वो भी हमारे OER का एक हिस्सा हो सकते हैं। और कई मटेरियल और टेक्निक्स ऐसे होते हैं
जो कि हमारे नॉलेज को एक्सेस करने के लिए हमारे सपोर्ट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हम नॉलेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो OER एक सपोर्ट मटेरियल के रूप में कई ढंग से हमारे साथ लगे रहते हैं। उसमें हम लोगों ने जैसे बताया कि स्ट्रीमिंग वीडियोस भी हो सकता है, कोर्स मटेरियल भी हो सकता है, फ़ोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हो सकते हैं एंड सो हो। इसमें टेक्स्ट बुक से मेरा संदर्भ है कि वो टेक्स्ट बुक जो कि OER के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, OER के रूप में वो टेक्स्ट बुक पब्लिक डोमेन में है, उन टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब है। एक और वर्ड आता है इन सबको पढ़ने के दौरान, वो है OA, कैपिटल O कैपिटल A। एक और वर्ड होता है वो होता है AI, कैपिटल A कैपिटल I। AI तो बहुत लोगों ने सुना होगा जो ज़रा सा भी साइंस जानते हैं या रोज़ न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें AI के विषय में जानते हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल कई जगह ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कई कैमरेज़ हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आगे की सोच लेती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है और बड़ा हम मनुष्य होने के नाते हमें ताज्जुब हो सकता है कि ये कैसे आगे का फर्दर ऐसे डिज़ाइन है कि वो आगे का फर्दर लीड रोल ले सकते हैं, आगे के सिचुएशन की फर्दर जो रोल है वो निभा सकते हैं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जो कि विभिन्न तरह के रोबोट्स और मशीन्स में अवेलेबल होती है। धीमे धीमे ये हिस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी के साथ दूसरा जो वर्ड है OA, ओपन एक्सेस। व्हाट इज़ ओपन एक्सेस? ओपन एक्सेस refers to teaching, learning and research material that are available free online for anyone to use it. OE ओपन एक्सेस सिंपल वही चीज़ है, एक रिसर्च मटेरियल है, टेक्स्ट बुक है, लर्निंग मटेरियल है जो कि ऑनलाइन हमें किसी भी वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हो, एनीवन फॉर एनीवन, किसी भी के लिए ऑनलाइन अवेलेबल हमेशा रहता है। कई तरह के मूक्स हैं, तो एमंग द लार्जेस्ट मूक्स आर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, हार्वर्ड /EDX, लर्निंग हाउ टू लर्न UC San Diego, मशीन लर्निंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कई लार्जेस्ट मूक हैं, जो हम रन कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो ये 2-3 मूक हैं जो कि बहुत बड़े मूक हैं और काफ़ी प्रेफर किए जाते हैं। MOOC are created from the idea of covering an entire university course online. ये MOOC एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी यूनिवर्सिटी के कोर्स को ऑनलाइन कवर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी यूनिवर्सिटी का कोर्स ऑनलाइन कवर होता है और इसका सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कवरिंग होल यूनिवर्सिटी या होल कोर्स ऑनलाइन एंड thereby making it accessible to everyone in the world। और वो वर्ल्ड में किसी के द्वारा भी उस यूनिवर्सिटी का को एक्सेस किया जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है, एक वर्ड है डेमोक्रेटाइजेशन। ये मूक अवेलेबल कराने का सबसे बड़ा तर्क ये है कि हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं, हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं और एजुकेशनल कंटेंट को जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशनल कंटेंट है उनको डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं। डेमोक्रेट करने का मतलब है कि अवेलेबल टू एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल है, डेमोक्रेसी है एंड एनीवन कैन एक्सेस। तो डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए में एक और नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप उसको डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं तो क्या उन मूक का, हमें ये देखना पड़ेगा उन मूक का या उन मूक कोर्सेज़ का या उन मूक सर्टिफिकेट्स का आगे जॉब में या आगे के फ्यूचर में उसकी मान्यता है कि नहीं। उसको मान्यता मिले तभी वो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन वाला पर्पस सॉल्व होगा। आगे की जॉब में, आगे के कई तरीके का प्रोग्राम है में वो मूक कोर्स के द्वारा अगर विद्यार्थी आता है, आगे फ्यूचर में कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो उन मूक सर्टिफिकेट्स को, हम उस मूक की अवेलेबल सर्टिफिकेट्स को हमें मान्यता देनी है या नहीं देनी है, तभी वो फुल्ली तरह से हम डेमोक्रेटाइज है या नहीं है ये कह सकते हैं। बट अभी तक यही है कि हमें एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ करना था, इसलिए हमने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराना है।
High quality education should not be available to just a small group or university student in the developed countries, but to everyone who is willing to learn. Alabama to Zanzibar. जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो अभी तक बहुत ही छोटे बहुत ही छोटे नंबर ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल थी, छोटे से नंबर ऑफ पीपल उसको पढ़ता था. हमें इस एजुकेशन सिस्टम को होल वर्ल्ड वाइड बहुत आगे तक फैलाना है, जिसे कहते हैं अलबामा टू जंजीबार. अलबामा से जंजीबार तक फैलाने के लिए जो बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया गया, ताकि कोई भी बिना जो उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास एकोमोडेशन नहीं है, जो वहाँ जा नहीं सकता, वो भी उन कोर्सेज़ को पढ़ ना सके. फिर वही है कि उन कोर्सेज़ उन कोर्सेज़ को एक्सेस करने के बाद हम कितने ज़्यादा एबल होते हैं उस कोर्सेज़ का फर्दर यूटिलाइज़ करने के लिए अपने लाइफ में. ये हमें अभी भी देखना होगा, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कई. मूक के विषय में नया क्या है? टीचिंग इन ए मॉडर्न वीडियो फॉर्मेट. टीचिंग क्या है? एक वीडियो फॉर्मेट में टीचिंग है. मुख्यतः मूक यही है. नॉट जस्ट टेक्स्ट लाइक दीज दैट दे यू आर फाइंड इन द अदर ई लर्निंग कोर्सेज. ये एक तरह का टेक्स्ट मटेरियल नहीं, जैसे ई लर्निंग कोर्सेज में आप टेक्स्ट मटेरियल आपको दिखता चल जाता है, आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाते हैं, आप उसको गो थ्रू होते हैं. ये इस तरह का नहीं है. मूक एक मॉडर्न वीडियो सिस्टम है जिसमें एक एजुकेटर आपके सामने बैठ के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करता है. वो बात अलग है कि आप उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, वो कोई ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ आगे चीज़ें वो नहीं ले जा रहा. सेकेंडली, व्हाट इज़ न्यू फॉर द मूक? Openly accessible learning content from top universities like Harvard and Stanford etc. मूक के साथ नया क्या है कि ये अवेलेबिलिटी है लर्निंग की, चाहे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मटेरियल हो, चाहे हार्वर्ड का मटेरियल हो, हम मूक के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड. खाली हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, डेटा का होना चाहिए, एंड वी कैन एक्सेस इट. हमारे पास उसका एक्सेस हो जाएगा. What next for the MOOC? Courses in a true online format, no proper based study material like those required in traditional distance education. Distance education system में हमें पेपर वर्क चाहिए, बहुत सारे पेपर का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर MOOC के साथ ऐसा नहीं है. जो हमारे ई लर्निंग या पेपर वर्क है, डिस्टेंस एजुकेशन में जो पेपर वर्क है, इट इज़ एब्सेंट इन MOOC. ये मूक में एब्सेंट रहता है. हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह ये बिल्कुल नहीं है जैसे हमारे अन्य ट्रेडिशनल सिस्टम में चीज़ें चलती रहती हैं, उस तरह का बिल्कुल नहीं है. मूक में ये बिल्कुल नया है कि विदाउट पेपर वर्क और कंटेंट हमें पेपर का नहीं चाहिए, जैसा कि डिस्टेंस एजुकेशन में अब तक होता आया है. व्हाट नेक्स्ट न्यू इन मूक? ऑनलाइन इंटरसेक्शन बिटवीन लर्नर, इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड टीचर्स. इसमें लर्नर और टीचर के बीच में ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है वाया डिस्कशन फोरम. हम समय समय पे डिस्कशन फोरम का आयोजन कर सकते हैं. उसमें लर्नर और जो एजुकेटर है उसके बीच में डिस्कशन कर सकते हैं. जो टॉपिक है जिसमें वो क्लियर है, अनक्लियर है, उसको अपने एजुकेटर या अपने प्रोफेसर से वो टॉपिक को वो क्लियर कर सकता है. ऑनलाइन टेस्ट, हम ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और रिज़ल्ट सर्टिफिकेट हम अलाउ कर सकते हैं जिससे वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट हो, और वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हम आगे अपने जीवन में यूज़ कर सकें और उसकी अवेलेबिलिटी को आगे बढ़ा सकें. विद मेनी मूक्स लर्निंग इज़ स्टिल फ्री. यू कैन वॉच द वीडियो कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज. विभिन्न तरह के मूक अभी भी फ्री हैं. हम उन वीडियो को अभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं विदाउट एनी चार्ज. लेकिन कुछ जो हमें सर्टिफाइड कोर्स हैं उनके लिए हो सकता है मंथली, ईयरली और समथिंग लाइक दैट, या विद फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स हमें कुछ फ़ीस देनी पड़े. जो सर्टिफाइड कोर्स है वो निर्भर करते हैं कि वो कौन प्रेजेंट कर रहा है, उस मूक की अवेलेबिलिटी क्या है. और हाउएवर इफ़ यू विश to receive an optional certificate for your MOOC participation, then you have to pay something. ज़्यादातर फ्री कोर्सेस है, लेकिन अगर आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट चाहिए then there must be some fees in that. Okay, some are free, other courses requires a monthly subscription with the type of payment models and matriculated to complete the course faster. और जब हम मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो मंथली सब्सक्रिप्शन में हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हम उस कोर्स को फास्टर, जल्दी और अच्छे ढंग से कवर करें ताकि हम टेस्ट में अपेयर होकर हम उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कुछ सब्सक्रिप्शन हमसे ले लिया था, कुछ पेमेंट हमसे ले जाता है, तो वो लर्नर कोशिश करता है उस पेमेंट शेड्यूल के अंतर्गत ही वो कोर्स को पूरा करके अपना सर्टिफिकेट इशू करें। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूक प्लेटफॉर्म्स हैं। कोर्सेरा, COURSERA, कोर्सेरा, ये लार्जेस्ट मूक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। ओवर 20 मिलियन पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। इसमें 20 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं। इसका नाम है कोर्सेरा। ये हाई क्वालिटी कोर्स क्रिएटेड बाय यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, लंदन, म्यूनिक एंड ज्यूरिख। ये इन यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरी हाई क्वालिटी कोर्स कंटेंट इज़ इंक्लूडेड इन Coursera, COURSERA, Coursera. It is the largest worldwide platform for MOOC. Second is EDX. EDX is second largest MOOC platform. इसमें 10 मिलियन लर्नर इन्वॉल्व हैं। इसमें भी हाई क्वालिटी मटेरियल, हाई क्वालिटी कोर्स मटेरियल, हाई क्वालिटी वीडियोस हैं। इसमें हार्वर्ड, MIT, बर्कले एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वीडियोस आप देख सकते हैं। इनमें ये यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज़ यूडेसिटी, UDACITY, यूडेसिटी ये तीसरा मूक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। नाउ मोस्टली एक्सेस इन कोऑपरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स सच एज, ये इनके इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, डायमियर है, इनके कोऑपरेशन से ये मूक प्लेटफॉर्म रन होता है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मूक प्लेटफॉर्म है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। फिर है फ्यूचर लर्न, ये यूरोप का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, यूके बेस्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है मूक का। इसमें बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो कि अपने मूक प्रोग्राम्स को शेयर करती हैं। मूक प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ढंग से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये भी मूक प्रोग्राम को रन करने के डिफरेंट तरीके हैं कि वो कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं उन कोर्सेज़ के अंतर्गत। ये 3-4 बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि मूक के रन हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ और देशों के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। EduOpen, AEDUOPEN, ये इटली का प्लेटफॉर्म है, मूक प्लेटफॉर्म है इटली का। जर्मनी का है iversity एंड ओपन HPI, IVERSITY, iversity, और दूसरा है ओपन HPI, ओपन H कैपिटल P कैपिटल I कैपिटल, ये जर्मनी का है। इसके बाद फन मूक, FUN, फन मूक, MOOC, ये फ्रांस का है। इसी तरह स्पेनिश में मिरियाडा एक्स, MIRIADA, मिरियाडा एक्स, ये है स्पेनिश मूक प्लेटफॉर्म। इसी तरह चाइना का प्लेटफॉर्म जो कि करीब 5 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स के लिए इन्वॉल्व है, वो है ज़्यूथैंग, XUETANG, X प्लेटफॉर्म, मूक प्लेटफॉर्म। इंडिया में भी ये 2 प्लेटफॉर्म हैं। इंडिया के प्लेटफॉर्म का नाम है स्वयं, SWAYM, स्वयं /NPTEL, और इसी तरह ब्राज़ील का वेदुया, ब्राज़ील का VADUA, वेजुआ। इसी तरह रशिया का ओपन एजुकेशन यूनिवर्सेरियम, ये रशिया का मूक प्लेटफॉर्म है। ये बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने अपने मूक प्लेटफॉर्म्स को इन्वॉल्व करती हैं। इसी तरह कई और मूक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मलय रीजन में भी इन्वॉल्व हैं, मलय रीजन में भी कंटिन्यू हैं। वो प्लेटफॉर्म हैं जैसे मलेशिया में मलेशिया मोशेस,
और इंडोनेशिया में इंडोनेशिया एक्स, ये और प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म हैं जो कि कंटिन्यू हैं मलेशिया में और इंडोनेशिया में। मूक एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मूक। अगर वो अवेलेबल होता है हर एक बंदे तक, हर एक इंसान तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। मूक का कंटिन्यू रहना, लगातार आगे रहना, वर्सटाइल बने रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है मूक कोर्सेज़ के लिए। और ये भी उतना ही ज़रूरी है कि समय समय पे हम मूक कोर्सेज़ को अपग्रेड करते रहें। मूक कोर्सेज़ को अपग्रेड करने के लिए हमें समय समय पे उन मूक कोर्सेज़ का रिव्यू करना पड़ेगा और उन मूक कोर्सेज़ के विषय में ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन रिव्यूज़, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी ये भविष्य की बात है कि मूक सक्सेसफुल है कि नहीं है, आगे कितनी देर में वो मूक कंटिन्यू रहता है। अगर वो सक्सेसफुल रहेगा तो वेल एंड गुड, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हमारे भविष्य में, हमारे आगे वाली बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, ये बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए एक डेमोक्रेटिक एक्सेस टू द education. Thank you.